अच्छा, हमारे पास है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। पहला काम जो है हमारे पास सेलुलर रिस्पायरेशन का वो बनाना है एटीपी। हमारे पास दो जरिए होते हैं एटीपी बनाने के, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है, केमियोस्मोसिस। पहला हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से जो आपके पास एडीपी कन्वर्ट होता है एटीपी में, दैट इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। दूसरा प्रोसेस जो एरोबिक रिस्पायरेशन का, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब केमियोस्मोसिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब हमने डिस्कस करना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब जहां तक बात है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की, तो आपको पहले भी पता है कि अब किसी भी चीज को जब आप इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरिलेशन। कि पीआई जो आपके पास इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप होता है, उसको जब आप ऐड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे कि आपके पास एडीपी है या एएमपी, एएमपी में ऐड करोगे तो एडीपी हो जाएगा, एडीपी में इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप ऐड करोगे तो एटीपी हो जाएगा। कहते हैं जब हम ऐड करते हैं व्हेन फास्फेट इज एंजाइमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। कि जो हम ऐड करते हैं पहले फास्फेट ग्रुप एटीपी के अंदर, एडीपी के अंदर बना एंटर करके हम फास्फेट ग्रुप बनाते हैं एटीपी। अब जो एटीपी के अंदर जो फास्फेट ग्रुप है या एडीपी के अंदर जो फास्फेट ग्रुप है, यहां से फास्फेट ग्रुप का निकलना हमारे पास क्या कहलाता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट हमारे पास कोई भी वो शय होती है जो टूट के या कंबाइन होके आगे प्रोडक्ट बना दे। इनिशियल जो सब्सटेंस होता है हमारे पास जिससे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, और द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द सबस्ट्रेट। लेकिन जो अकाउंट करें ना, स्मॉल परसेंटेज होती है आपके पास एटीपी की जो कि सेल जनरेट करता है। ये तीन मौके के ऊपर आपके पास क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन होती है एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। पहले ये डायग्राम में आपके पास पर्पल कलर में क्या है, एंजाइम है। ठीक है, उसके बाद आपके पास उसके अंदर प्रेजेंट है एडीपी, दो फास्फेट है, एक फास्फेट ग्रुप आ रहा है ऑर्गेनिक से। एडीपी से क्या बन रहा है आगे, एटीपी। पहले दो फास्फेट थे, एक दूसरा तीसरा भी आ गया, तो हमारे पास तीन फास्फेट हो गए। हाँ, आपके पास एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गया, आपके पास प्रोडक्ट है। पिछला जो आपके पास एडीपी है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। एटीपी आपके पास क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसके राइट, डेफिनेटली इट हैज टू बाइंड विद द एंजाइम। अगर एंजाइम बाइंड नहीं करेगा तो रिएक्शन बहुत स्लो होगा और हमारी बॉडी एटीपी के बनने का अमल बहुत स्लो हो जाएगा। जितना ज्यादा एटीपी का बनने का अमल स्लो होगा उतनी ज्यादा आपकी बॉडी फिर डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को फिर एनर्जी नहीं मिल पाती। तो अब राइट साइड पे हमारे पास साइकिल है जिसके अंदर क्या एनर्जी आ रही है एनवायरनमेंट से, एनर्जेटिक रिएक्शन है आपके पास, जिनके अंदर आपके पास क्या सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही है, एटीपी बन रहा है, एटीपी से एनर्जी बाहर आ रही है आउटपुट के तौर पे। ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप इन्वायरमेंट के अंदर फिर मिलता है, दोबारा से एनर्जी अवेलेबल हो जाती है। तो ये साइक्लिक फ्लो है आपके पास एनर्जी का। जैसे हमें ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। एनर्जी ना हम बना सकते हैं ना हम तोड़ सकते हैं, बल्कि हम इसको एक शक्ल में इस्तेमाल कर लेते हैं, दोबारा वो अपने ओरिजिनल हालत में चली जाती है, वहां से फिर अर्थ से क्या होता है, दोबारा मिनरल्स और फूड वगैरह की फॉर्म में दोबारा हमें अवेलेबल हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज का प्रोडक्ट पायरोवेट आ गया, एटीपी हमें मिल गया दो। ठीक है, उसके बाद जो पायरोवेट से आगे हमारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल स्टार्ट हो जाता है। क्रैब साइकिल से हमें कितने एटीपी मिल रहे हैं, चार। ठीक है, चार आपके पास नीचे मिल रहे हैं, दो आपको ऊपर मिल रहे हैं। एक आपके पास चार जो है नेट गेन के तौर पे आते हैं, दो जो है ये रिसाइकलिंग के अंदर यूज होते हैं। ये सब सबस्ट्रेट लेवल की फास्फोरिलेशन पे बनते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस आपके पास क्या करता है आगे नेक्स्ट स्टेप्स के अंदर जब चलता है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर दो आपके पास टोटल कितने प्रोड्यूस होते हैं, दो एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं। और दो एनएडीएच जब वो आगे कंबाइन करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ, तब प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमने पहले डिस्कस किया कि एनएडीएच कितने देता है आपके पास,
दो एटीपी, और एफएडीएच कितने देता है? तीन। दोबारा देखो। तो अब हमारे पास जो दो एनएडीएच है, चार एटीपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दो एनएडीएच जो है ये छह एटीपी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और जो छह एनएडीएच है कितने प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? 18। एफएडीएच दो कितने प्रोड्यूस कर रहे होते हैं? चार। अच्छा, अब अगर हम टोटल एटीपी गिने, तो ये हमारे पास मोस्ट राइट साइड पे जो ब्लॉक्स ब्लॉक्स बने हुए हैं, चार और छह, 10। 10 और 8 कितने हो गए? 32 हो गए। और ये इन 32 में हमारे पास चार जो है ये पिछले इन साइकिल से आ रहे हैं। सबस्ट्रेट लेवल से आपके पास चार आ रहे हैं, 32 आपके पास आ रहे हैं केमियोस्मोसिस के जरिए। 32 और चार कितने हो गए? 36 हो गए। तो ये हमारे पास टोटल काउंट है एटीपीज का। टोटल साइकिल्स के अंदर चाहे हमारे पास क्रैब साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, टोटल आपके पास एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं 36। 36 में से जो है दो आप के नेट गेन के तौर पे आते हैं, बाकी जो 34 होते हैं वो दोबारा इन साइकिल्स को चलाने के लिए यूज हो जाते हैं। तो अब हमारे पास जो दो मॉलिक्यूल्स एनएडीएच के ग्लाइकोलाइसिस के साइटोप्लाज्म के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं ले सकता, बल्कि ये इम्परमिएबल होते हैं एनएडीएच के साथ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल वो होती है जो किसी सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को मूव करने देती है अपनी मर्जी के, जिनसे उनको रेजिस्टेंस होती है या उनके उनके साथ नेचर मैच नहीं करती, उनको फिर वो रिजेक्ट कर देती है एंट्री उनकी। Yes, yes, that is the inner membrane. As we know that mitochondria has two membranes, one is outer and one is inner. तो अब आपके पास वो टाइम आता है जब क्या करता है, therefore at the time of their uptake only the energized electrons of NADH are transferred inside the mitochondria by complex मैकेनिज्म। कि क्या होता है एटीपी के एक्सपेंस से, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सिर्फ प्रोटॉन्स तभी मूव करते हैं इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया जब वो क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, एटीपी का एक्सपेंस करते हैं, और तब वो प्रोटॉन इनसाइड मूव करते हैं। क्योंकि वी नो वेरी वेल दैट दीज मेम्ब्रेन्स, आइदर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की हो या फिर सेल की हो। जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स जो है ये तो इम्परमिएबल होते हैं आयंस के लिए, आयंस को मूव नहीं करने देते, बिकॉज आयंस आर पोलर वेयर एज लिपिड्स आर नॉन पोलर। यहां तक क्लियर है? अब जो ये हमारे पास दो आपके पास मॉलिक्यूल्स आते हैं एफएडी पॉजिटिव के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, ये दो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एफएडीएच2 के। तो आपके पास टोटल कितने चार एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं? होने तो छह चाहिए थे, क्योंकि एक एफएडीएच जो है कितने करता है? तीन करता है। लेकिन दो जो हैं वो एज अ आपके नेट गेन के तौर पे आ जाते हैं, दो आपके साइकिल चलाने के लिए, बाकी जो आपके पास चार है वो नेट गेन के तौर पे आ गए। क्लियर है यहाँ तक? तो जो यूकैरियोट्स हैं ये दो लेस नंबर ऑफ एटीपी रखते हैं देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के अंदर कितने होते हैं? 38। प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं 36। यस, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन जब होती है तो आपके पास 1,3 बिस फास्फोग्लाइसरेट जब कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लाइसरेट, मतलब एक यहाँ से फास्फेट जाता है और एटीपी बना देता है। तो आपके पास जो फास्फोइनोल पायरोवेट है वो कन्वर्ट होता है जब पायरोवेट के अंदर, तो आपके पास ये 10वां रिएक्शन होता है। टोटल आपके पास चार एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं इस मैकेनिज्म के जरिए ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। दो जो है साइकिल के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, दो जो है वो आपके पास क्या आते हैं, नेट प्रोडक्ट के तौर पे आ जाते हैं एटीपी। क्रैब साइकिल के अंदर आपके पास क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन जब होती है, कब होती है? जब सक्सिनाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होता है सक्सिनेट के अंदर। अब ये सक्सिनाइल कोएंजाइम कैसे सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होता है? इसके अंदर हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है सक्सिनेज, क्या करता है वो कन्वर्ट कर देता है इसको इसके आइसोमर के अंदर। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं इस मौके पे। अब जो हमारे पास एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है डायरेक्टली ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, तो ये हमारे पास क्या एक्सोजोनिक रिएक्शंस हैं, मतलब एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीजिंग है, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो इनको हम कह सकते हैं कि जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है इसको ड्राइव क्या करता है, ये एंडरजेनिक रिएक्शंस को जो एनर्जी अब्सॉर्बिंग होते हैं, कि इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना,
एक्सोथर्मिक रिएक्शन से या एक्सोजर्निक रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एफएडीएच और एनएडीएच, वो आगे फिर क्या ले लेते हैं, एंडोजर्निक या एंडोथर्मिक रिएक्शंस ले लेते हैं। एक्सोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट अवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है। इस तरह आपके पास एक्सो में हीट अवॉल्व होती है और एंडो में हीट अब्जॉर्ब होती है। अब जो टोटल आपके पास 36 एटीपी बनते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर, 4 एटीपी जहाँ रिजल्ट के आते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के, जबकि 32 किसके जरिए आते हैं, केमियोस्मोसिस के जरिए, जिसके अंदर आपके पास क्या आती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी आती है, ग्लाइकोलाइसिस भी आता है और क्रेब साइकिल भी आता है। हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ G3P ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। अब ये जो आपके पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ये इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट रिस्पायरेशन के अंदर, जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हो रही होती है। रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट तब जाहिर होता है जब आपके पास ग्लाइकोलाइसिस चल रही होती है और आपके पास ग्लूकोज के टूटने से क्या बन रहा होता है, पायरोवेट। क्योंकि हमारे पास दो जब ग्लूकोज टूटता है तो ये पहले किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से किस में कन्वर्ट होता है, इनटू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट फिर डिकम्पोज होता है दो कंपाउंड्स के अंदर, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर, डीएपी। तो ये डीएपी और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट ये अलग अलग से सेम भी चल सकते हैं और अलग अलग से भी इनके स्टेप चला सकते हैं। एंड प्रोडक्ट दोनों की क्या आती है आपके पास, पायरोवेट। अब जो कैरेबिन साइकिल में फोटोसिंथेसिस हो रही है आपके पास, ग्लिसरॉल्ड 3 फास्फेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज फास्फेट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और जो ग्लूकोज फास्फेट है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ग्लूकोज अपने आइसोमर के अंदर, फ्रक्टोज, सक्रोज और स्टार्च के अंदर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू ग्लिसरॉल्ड 3 फास्फेट और ग्लाइसरॉल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद अगर एनारोबिक हो जाएगी तो हमारे पास किस में चला जाएगा, लैक्टिक में या फिर फैटी एसिड्स वगैरह में। अगर एरोबिक होगी तो फिर पायरोवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट आगे फिर किस में एंटर हो जाएगा, क्रैब साइकिल में। तो ये उसके बाद हम इनको प्रोटीन्स वगैरह के अंदर से भी क्या होता है, दोबारा ये प्रोटीन के अंदर से जब हम निकाल लेते हैं ना अमाइनो ग्रुप, तो वो भी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द पायरोवेट। वो भी फिर आपके पास इन्वॉल्व हो जाती है क्रैब साइकिल के अंदर और ग्लाइकोलाइसिस के अंदर।